हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल ड्रीम मोटिव लाइफ पर। आज हम करने वाले हैं मानव शरीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सवाल, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और ये मेरा पार्ट 2 होने वाला है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला सवाल है, रक्त को शुद्ध करने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? यानी रक्त को जो शुद्ध करता है उस यंत्र को क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन है ए दिमाग, बी दिल, सी फेफड़ा, डी किडनी। तो आपका सही जवाब हो जाएगा डी किडनी। आपका सही जवाब हो जाएगा डी किडनी। रक्त को शुद्ध कौन करता है? किडनी। आपका अगला सवाल है, लाल रक्त कण का जीवन काल कितने दिन का होता है? यानी लाल रक्त कण ब्लड जो होता है, रेड ब्लड जो होता है, उसका जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 20 से 120 दिन। आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। यानी लाल रक्त कण का जीवन काल कितना होता है? 20 से 120 दिन। और अगर यहीं पे आपको पूछ दिया जाए कि श्वेत रक्त कण का जीवन काल कितना दिन होता है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 2 से 4 दिन। अगर आपको पूछा जाए कि लाल रक्त कण यानी रेड ब्लड अगर पूछा जाए तो कितना दिन हो जाएगा? 120 से 150 दिन। और अगर वहीं पे अगर पूछा जाए श्वेत रक्त कण तो हो जाएगा 2 से 4 दिन। आप चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, सर्वदाता रक्त समूह यानी कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? यूनिवर्सल डोनर यानी कोई भी ब्लड ग्रुप को, वह कौन सा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को दे सकता है? वो है मेरा ऑप्शन नंबर ये, यानी हो जाएगा वो जिसका भी ब्लड ग्रुप है वो किसी भी, ए हो गया, बी हो गया, ए बी हो गया, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए नेगेटिव, किसी को भी वो ब्लड दे सकता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, सर्वग्राही रक्त समूह यानी यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन सा है? यानी सर्वग्राही मतलब कोई भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, तो वो कौन है? आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए बी। यानी ए बी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है, ये भी एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो किसी भी ब्लड ग्रुप को एक्सेप्ट कर सकता है, यानी कोई भी ब्लड ग्रुप को ले सकता है, इसलिए उसको कहा गया है सर्वग्राही। और सर्वदाता किसको कहा गया है? वो ब्लड ग्रुप को। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? यानी भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से प्रारंभ होता है? आपका ऑप्शन है ए बड़ी आंत से, बी मुख से, सी गले से, डी छोटी आंत से। तो भोजन का पाचन क्रिया कहाँ से होता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। हमें जैसे हम मुंह में डालते हैं, फिर चबाते हैं, फिर अंदर ले जाते हैं, तो उसका पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? मुख से ही शुरू हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, पचे हुए भोजन का अवशोषण किस आंत में होता है? जो भोजन पच जाता है उस भोजन किस आंत में चला जाता है? आपका ऑप्शन है ए बड़ी आंत में, बी छोटी आंत में, सी ए और बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपका सही जवाब हो जाएगा पचे हुए भोजन का जो होता है वो कहाँ होता है? छोटी आंत में। यानी पचे हुए भोजन का अवशोषण कहाँ पर होता है? छोटी आंत में होता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, पित्त किस अंग द्वारा स्रावित होता है? यानी पित्त जो होता है बील, वो किस अंग द्वारा स्रावित होता है? आपका ऑप्शन है ए आंत द्वारा, बी हृदय द्वारा, सी यकृत द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। ये जो पित्त है वो किसके द्वारा स्रावित होता है? वो होता है मेरा यकृत द्वारा, यानी लीवर के द्वारा स्रावित होता है। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल है, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? आपका ऑप्शन है ए दिमाग, बी हृदय, सी यकृत, डी त्वचा। यानी शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सा हो जाएगा? डी सी यकृत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। यानी लीवर जो है वो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। अब चलते हैं 10वां सवाल की ओर। 10वां सवाल है, शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? यानी शरीर का, हमारे पूरे बॉडी का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए फेफड़ा, बी हृदय, सी यकृत, डी त्वचा। दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा डी त्वचा। यानी शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? त्वचा है।
तो चलते हैं अब अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। अगला सवाल क्या कहता है, सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है। दोस्तों सबसे छोटी ग्रंथि कौन सा है, आपका ऑप्शन है ए हाइपोथैलेमस, बी पिट्यूटरी ग्रंथि, सी थायराइड ग्रंथि या फिर डी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, पिट्यूटरी ग्रंथि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। दोस्तों इस तरह के ग्रंथि से संबंधित सवाल को आपको याद रखने का बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस तरह के सवाल हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों और अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब फॉलो ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है रक्तचाप मापने वाले यंत्र का नाम क्या है। यानी जो ब्लड को जो मापा जाता है उस यंत्र को क्या कहते हैं, उस यंत्र को कहते हैं स्फिग्मोमेनोमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, स्फिग्मोमेनोमीटर। यानी ब्लड ग्रुप को जो नापते हैं, मापा जाता है, उसको क्या कहते हैं, स्फिग्मोमेनोमीटर। अब चलते हैं अगला सवाल है मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। मनुष्य में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। आपका ऑप्शन है ए 10 जोड़ी, बी 12 जोड़ी, सी 13 जोड़ी, डी 15 जोड़ी। आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 12 जोड़ी। यानी मनुष्य में कितनी पसलियाँ पाई जाती है, 24 पसलियाँ होती है, जो कि 12 जोड़ी। आपका आंसर बी हो जाएगा सही जवाब। अब चलते हैं अगला सवाल की ओर। अगला सवाल कहता है कि मनुष्य के शरीर में कुल कितने हड्डियां होती है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, ये तो सबको पता होगा। आप 206 हड्डियां होती है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है, 206 हड्डियां होती है। अब चलते हैं 15वां सवाल की ओर। 15वां सवाल है मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी है। आपका ऑप्शन है ए 639, बी 598, सी 462, डी 690। आपका सही जवाब हो जाएगा ये 639। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, 639। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।